हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे पिछले वीडियो में मैंने मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म ही समझाया। उसमें मैंने एक ब्लैंक शीट में एक्सप्लेन किया आप लोगों को, एंड दैट वाज मेनली अ कंसेप्चुअल वीडियो, जिससे आप लोगों को एसेंस समझ आ जाए, राइट। और इसमें हम प्रॉपर एनसीईआरटी में जो भी लिखा है उसको डीकंस्ट्रक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। मैंने हमेशा बताया जहां पर भी आपका आईएसएम लग जाए वो आइडियोलॉजी है, फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। अब ये आइडियोलॉजी का जो भी प्रोसीजर था, ओरिजिन था, वो कैसे हुआ, राइट। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके लिए पहले हमको थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। इतिहास में जब हम पीछे जाते हैं, यानी कि जब हम 18th सेंचुरी यानी कि मिड 18th सेंचुरी का मैप देखते हैं यूरोप का, तो हमें वहां पर नेशन स्टेट का कोई नामो निशान नहीं दिखता है, राइट। इन मिड 18th सेंचुरी यूरोप यू विल फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट्स एज वी नो देम टुडे, राइट। यहां तक आप लोग को समझ आ गया। तो ये बड़ी अचंभित की बात है, तब तक तो नहीं था। अचानक से ऐसी क्या नीड पड़ी, क्या जरूरत पड़ी कि जो अब स्टेट है वो एक आइडियोलॉजी के बेसिस में फॉर्म होंगे, राइट। स्टेट के हमेशा चार कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है आपका टेरिटरी, राइट। दूसरी होती है गवर्नमेंट, तीसरी होती है पॉपुलेशन और चौथी होती है सोवरेनिटी। उसके बाद ही आप किसी भी जगह को स्टेट बोलते हैं, ठीक है। कंसेप्चुअली बता रहा हूं, ये चीज आपको बड़ी काम आएगी आगे, ठीक है। एनीवेज, तो जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड जो आज आप देखते हैं, राइट, मैप में, वो एक टाइम पे डचीज, किंगडम्स और कैंटन्स में डिवाइडेड थी। ये उस टाइम के पॉलिटिकल टेरिटरीज होती थी, छोटे छोटे संभागों को बोला जाता था, राइट। और इनके जो रूलर्स होते थे, इनकी ऑटोनॉमस टेरिटरीज होती थी, ठीक है। एक पर्टिकुलर, मान लीजिए ये इटली का मैप है, ठीक है। इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, ठीक है। अब अलग अलग एरिया जो थे वो एक ऑटोनॉमस रूलर उसको रूल कर रहा होता था, है ना। वो किसी के अंडर में नहीं आते थे। जैसे ऑटोनॉमस कॉलेज होता है, वो किसी यूनिवर्सिटी के अंडर नहीं आ रहा होता है, वो खुद ऑपरेट कर रहा होता है, राइट। वेयर एज आप ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की कहानी देखेंगे तो वो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज के अंदर थी। ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज मतलब ये सेंट्रल अथॉरिटी है, ये लोग किसी की नहीं सुनते हैं। ऑटोक्रेसी, यहां ऑटोक्रेसी चल रही है, वर्ड पे फोकस करिए। जैसे डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी में किसका रूल है? लोगों का रूल है, पीपल का, राइट। वेयर ऑटोक्रेटिक में किसका रूल है? एक सिंगल रूलर का। अब वो जो भी चाहे वो कर सकता है, वो किसी को भी अकाउंटेबल नहीं है, ठीक है। तो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज में विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल, जहां पर अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग एथनिसिटी के लोग, अलग अलग कल्चर प्रैक्टिस करने वाले लोग, अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग, सभी एक साथ वर लिविंग अंडर द सेम कैनपी, राइट। तो दे डिडंट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी, है ना। उनकी कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी तो थी नहीं। फिर वो कोई कॉमन कल्चर भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, या आप आगे चल के आगे वाले मैप में देखेंगे, राइट। दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड दे बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप, राइट। अलग अलग एथनिक ग्रुप से आते थे वो लोग, है ना। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ हैब्सबर्ग एम्पायर। डेफिनेटली हम इसको एक एग्जांपल से ही समझेंगे, बिना एग्जांपल के कहाँ ही समझ आएगा, है ना। तो व्हाट विल डू कि हम हैब्सबर्ग एम्पायर का एक एग्जांपल ले लेंगे, जहां पर हम मैप का सहारा लेंगे और कंपेयर करेंगे हैब्सबर्ग एम्पायर मिड 18th सेंचुरी यूरोप को प्रेजेंट डे यूरोप के साथ, ठीक है। ऑल राइट। तो ये देख लीजिए, ये आपका एनसीईआरटी का पेज है, मैंने इसको भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है, जिससे आपको थोड़ा रेफरेंस पॉइंट मिलते रहे, राइट। यहाँ से हमने चालू किया है, मिड 18th सेंचुरी का मैप देखेंगे हम लोग, ठीक है। जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड के बारे में हमने पढ़ लिया, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। फिर अभी हैब्सबर्ग एम्पायर के बारे में देखते हैं, जो कि पैचवर्क था ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स, है ना। और इट इंक्लूडेड द एल्पाइन रीजन, टेरॉल, ऑस्ट्रिया, सुडेटनलैंड, ये सारी चीजें अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में, कमिंग बैक टू दिस स्लाइड, आप देख सकते हैं हैब्सबर्ग एम्पायर जो कि पैचवर्क था, पैचेस को जोड़ा गया था अलग अलग, राइट। तो जैसे कि एनसीईआरटी में ही मेंशन्ड है, ये जो एल्पाइन रीजन है विच कंसिस्टेड ऑफ टायरॉल, ऑस्ट्रिया
एंड सुडेटेनलैंड। ये हमें ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी दिखा रहा है वहां का, राइट। दिस ओ जस्ट अ सेकेंड, अक्सर ये गलती हो जाती है। ऑलराइट, जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट, आई जस्ट होप कि अभी थोड़ा क्लियर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हमें ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी दिखा रही है कि कैसे वहां पर लोग अलग अलग रीजन से आ रहे हैं। एक तरफ माउंटेन्स है, यहाँ पर माउंटेन में लोग रह रहे हैं, पहाड़ में रह रहे हैं, तो उनका कल्चर डेफिनेटली बहुत अलग होगा। ठीक है, उनको एक वक्त का पानी जुगाड़ने के लिए भी 5 किलोमीटर डाउन हिल जाना पड़ता है, और आप लोग को बाजू में मिल जाता है पानी। जो ये लोग प्लेन्स में रह रहे हैं, स्पेशली जो रिवर्स में रह रहे हैं और जो दोआब के बीच में रह रहे हैं, उनके लिए तो और भी आसान हो जाता है, राइट। हालांकि इनको नज़ारा अच्छा देखने मिल जाता है, ठीक है, सुकून तो मिल जाता है, लेकिन बहुत मेहनत भी करते हैं ना, तो इसलिए इनको सुकून की जरूरत भी पड़ती है। एनीवेज किडिंग। ठीक है, तो ये हमको ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी दिखा रहा है। फिर एरिस्टोक्रेसी जो थी वहां की, वो प्रीडोमिनेटली तो जर्मन स्पीकिंग थी, राइट। दिस शोज द डोमिनेंस, राइट, कि कैसे वहां पर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का डोमिनेंस है, राइट। फिर दिस इंक्लूड्स इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेशिया। नाउ लैंग्वेज चेंजेस अगेन, यहां पर आप देखेंगे तो इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस है लोम्बार्डी और वेनेशिया में, लेकिन जो एरिस्टोक्रेसी है वो अभी भी जर्मन ही बोल रही है। मतलब यहाँ के लोग तो इटाली बोलते हैं, वो इनकी बात भी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी वहां पर ये लोग जर्मन ही बोल रहे हैं, राइट। इटालियन स्पीकर्स वर रूल्ड बाय जर्मन स्पीकिंग एलिट्स। तो यहां आप देख सकते हैं कि कहीं से भी इनके लिए वो रिलेटेबल नहीं है, वो रेजोनेट नहीं कर पाएंगे, इररिलेवेंट है उनके लिए, राइट। फिर आप हंगरी में देखेंगे तो आधे लोग तो मैगियार बोलते थे, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैगियार, वाइल द अदर हाफ, अगर आप बाकियों को देखेंगे तो वो वेराइटी ऑफ डायलेक्ट्स बोल रहे हैं, राइट। तो डाइवर्सिटी एग्जिस्टेड विद इन डाइवर्सिटी, मतलब एक डाइवर्स ग्रुप है, उसके अंदर भी डाइवर्सिटी है, राइट। सपोज हिंदी बोलता हूं मैं, ठीक है, मुझे हिंदी आती है, मेरी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, और हिंदी के अंदर ही आप जाके देखेंगे तो कम से कम 50 से ऊपर डायलेक्ट्स प्रैक्टिस किए जाते हैं, राइट। तो वही बता रहा है कि हंगरी में तो डाइवर्सिटी के अंदर डाइवर्सिटी एग्जिस्ट कर रही थी। और गैलीसिया, ये देखिए, ये आपका गैलीसिया है, राइट। यहां पर लोग पॉलिश बोल रहे हैं, है ना। तो एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश, एम्पायर ऑफ्टन यूनाइटेड एलिट्स नॉट पीपल। यहां पर आप लोगों को ये चीज समझना है कि जो एम्पायर्स थे उनके लिए सिर्फ जो एलीट लोग होते थे, एरिस्टोक्रेट्स होते थे, वही मैटर करते थे। और आप आगे चल के देखेंगे, जब ये लोग रेवोल्यूशनरीज जब इनके खिलाफ रिवॉल्ट करेंगे, तो उनको जब इनकी नींव हिलानी होगी ये एलिट्स की, तो वो सीधा मोनार्क्स पे जाके हमला करेंगे, राइट, क्योंकि उनको पता था कि रूट क्या है, राइट। एनीवेज, वो तो आप आगे पढ़ेंगे, बट मैंने थोड़ा स्टार्टिंग में ही आपको एक रिकैप दे दिया। एनीवेज, विल कनेक्ट इट लेटर, ठीक है। नाउ देयर आल्सो लिव्ड मास ऑफ सब्जेक्ट पेजेंट पीपल। वन थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उस टाइम का जो डाइवर्सिटी था, उस टाइम के जो लोग थे, वहां पर सिर्फ दो ही क्लास एग्जिस्ट करती थी। एक होती थी आपकी एरिस्टोक्रेसी, राइट, और दूसरी होते थे पेजेंट्स। इनके बीच में दूसरा कोई क्लास नहीं था, ठीक है। तो आप सिर्फ दो ही क्लास देख रहे हैं, एक तरफ एरिस्टोक्रेसी, दूसरी तरफ पेजेंट्री, राइट। तो ये जो मासेस थे विच कंसिस्टेड ऑफ पेजेंट पीपल, वो लोग कहाँ रह रहे हैं, बोहेमियंस एंड स्लोवाक्स। आप नॉर्थ में देखिए, बोहेमियंस एंड स्लोवाक्स, राइट। फिर कैरनोलिया में देखिए, फिर आप क्रोड्स देखिए साउथ में, ये रहे, राइट। फिर रोमन्स ईस्ट ट्रांसिल्वेनिया में, यहां पर। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है यहाँ पर, और यहाँ पर एक पर्टिकुलर कल्चर को असर्ट करना और उसके बेसिस में स्टेट फॉर्म करना, ये आइडिया आया कहां से भाई, किसके दिमाग में आइडिया आ रहा है, और क्या प्रोसेस रहा होगा इसको कंप्लीट करने का, कौन कर रहा है, यही सब जो आपकी क्यूरियोसिटी है आपके मन में आना चाहिए, और उसी क्यूरियोसिटी को हम इसमें सॉल्व करेंगे, राइट। ऑलराइट, तो चैलेंजेस क्या थे हैब्सबर्ग एम्पायर के साथ, कि इतने डिफरेंस के साथ इट डिड नॉट प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। जाहिर सी बात है, कहां से आप यूनाइटेड फील करेंगे, है ना। ये तो एक चैलेंज रहेगा आपके लिए। तो डिफरेंस किसकी बात कर रहे हैं, डाइवर्सिटी जो थी एम्पायर के अंडर में, राइट। तो प्रमोटिंग सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी वाज अ चैलेंज। नो,
यू विल सी दैट ओनली टाई, यहां पर जो बता रहे एक लौता बंधन जिससे ये लोग एक फील करते थे वो था कॉमन एलिजियंस, राइट। बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप टुगेदर वाज अ कॉमन एलिजियंस टू द एम्पायर। एक लौता जो पॉलिटिकल यूनिटी था क्या, कि अभी आप भारत के लिए नहीं लड़ रहे। समझ, आज जो हमारी आर्मी है वो मोदी जी के लिए नहीं लड़ रही है, वो इंडिया के लोगों के लिए लड़ती है, मोदी जी के कमांड पे लड़ रही है। कल को मोदी जी नहीं रहेंगे, कल को कोई दूसरे प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे तो उनके लिए भी लड़ेगी, राइट। एट दैट टाइम जो लोग थे वो सिर्फ और सिर्फ एम्परर को अपनी एलिजियंस दिखाते थे, उनकी जो लॉयल्टी थी इट वाज टू एम्पर नॉट स्टेट। ये चीज आप लोग को समझने वाली बात है, राइट। नाउ द क्वेश्चन हियर इज दैट विथ सच डाइवर्सिटी एंड डिफरेंसेस, जब इतनी डाइवर्सिटी और डिफरेंसेस थी तो ये आइडिया आया कहां से भाई नेशनलिज्म का, और ये नेशन स्टेट कैसे इमर्ज हुआ, राइट। यहां तक समझ आया? आई होप समझ आया होगा आपको, ठीक है। तो ये समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम समझना पड़ेगा। यूरोप का, कब का? मिड 18th सेंचुरी का, राइट। आप लोग को थोड़ा सा सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम समझ, ब्लर तो नहीं हो रहा है ये? आई होप नहीं हो रहा हूं, ठीक है। तो सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम समझना है आप लोगों को मिड 18th सेंचुरी का, राइट। तो वी आर कंपेयरिंग टू ग्रुप्स, क्लास एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। ऑल राइट, तो हम सबसे पहले एरिस्टोक्रेसी के बारे में लास्ट वीडियो में बड़े क्लियरली समझे थे, है ना। हमने बताया था कि ये सोशली और पॉलिटिकली डोमिनेंट क्लास है। डोमिनेंट का मतलब रिस्पेक्टेड नहीं होता है, देवर जस्ट पावरफुल, क्योंकि ये लोग का इकोनॉमी में भी कंट्रोल था। इकोनॉमी वॉज ड्रिवन बाय लैंड, और लैंड की क्या इंपॉर्टेंस थी वो आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। तो जो ये मेंबर्स थे इस सोसाइटी के ऑफ दिस क्लास, दे वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ। एक कॉमन वे थी इनकी, ठीक है। रईसों की अपनी एक तरीके होते हैं उठने बैठने के, मिलने के, खाना खाने के, तो अच्छी होती, तो वो सारी चीजों से ये लोग यूनाइटेड थे। इनके लिए जात धर्म ये सब मैटर नहीं करता था, इन लोगों के लिए पैसा मैटर करता था, आप किस क्लास से आते हैं वो मैटर करता था, ठीक। दे ओन्ड स्टेट्स इन कंट्री साइड एंड टाउन हाउस। इस लाइन का मतलब समझो। कंट्री साइड मतलब जो कि मान लीजिए टेरिटरी है आपकी, ठीक है। तो इसके जो आउटर वाला एरिया है इसको कंट्री साइड बोलेंगे। जस्ट हट जाता हूं। तो ये वाला जो आउटर वाला एरिया है इसको कंट्री साइड बोलेंगे, जहां पर बेसिकली फार्मिंग प्रैक्टिस की जा रही है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जा रहा है, राइट। और बीच में जहां सिटीज है वहां पर भी टाउन हाउस जो होते थे वहां पर भी इनका डोमिनेंस था। तो ये वहां के बाहुबली थे। बाहुबली जो होते हैं ना, यूपी में आप देखेंगे, उनका क्या होता है कि वो पॉलिटिक्स भी कंट्रोल कर रहे होते हैं और वो इकोनॉमी भी कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो संसद में भी बैठे होते हैं और वो बिजनेस भी कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए उनको बाहुबल कहा जाता है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन पेजेंट्स, और टाउन हाउस में इनका एडमिनिस्ट्रेशन में भी इन्फ्लुएंस था, संसद में भी बैठे हैं, राइट, कोर्ट में, पॉलिटिक्स में, है ना। फिर ये फ्रेंच बोलते थे फॉर द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी। अब फ्रेंच उस टाइम पे आप देखेंगे तो स्टेटस सिंबल हुआ करता था, राइट। वेयर एज नेशनलिस्ट जो थे, मिडिल क्लास थे, वो लोकल लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे थे। इन लोग आपदा को अवसर में बदल रहे थे। उस टाइम पे चैलेंज यही था कि लोकल लैंग्वेज को सप्रेस कर दिया जाता था, वो एक टाइम पे प्रॉब्लम था वो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम का ही ये लोग फायदा उठाए। दे कनेक्टेड थ्रू टाइज ऑफ मैरिज, राइट। अब ये लाइन को आप समझिए, अगर आप कनेक्ट करेंगे तो जो फ्रांस का किंग था वो एंटोनिया से शादी किया, ठीक है, जो कि दूर दराज से आती है, कहीं से इन लोग का कोई कब मिले तो नहीं होंगे, बट स्टिल इनके लिए जो शादी है वो एक स्ट्रैटेजिकल मूव होता है। दो परिवार नहीं मिल रहे होते हैं, दो पावर मिल रहे होते हैं, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट। विद दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी इट वॉज टाइनी ग्रुप विच यूज टू रूल्ड मिलियन। ये सारी जो लाइन है ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, राइट। ऑलराइट, तो ये जो पावरफुल एरिस्टोक्रेसी थी वो एक छोटा सा ग्रुप था और मिलियंस पे रूल करता था, और यहीं पर एक टेंशन भी लाई करती है। अब ये लोग तो कम थे नंबर पे, राइट,
और वो लोग ज्यादा थे, मासेस वर मोर इन नंबर। तो आपको किसको अपीस करना है? सिर्फ जाके मासेस को अपीस करना है। तो नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी मासेस को ही अपीस करने के लिए थी। वेल, इसको मैं लेटर ऑन कनेक्ट करवाऊंगा। राइट, हियर लाइज द टेंशन। और आपको दूसरी चीज जो पावर के बारे में समझनी है कि जब पावर नंबर में कम हो जाता है तब वो हमेशा क्राइसिस फेसिस करेगा। राइट, कल को अगर ये जो पेजेंट्री है, ये तो डेफिनेटली इट कंप्राइजेस ऑफ लार्जर नंबर ऑफ मासेस, लार्जर नंबर ऑफ पॉपुलेशन वाज कंप्राइजेस बाय पेजेंट्री। किसान लोग थे, ठीक है, उनको अगर कोई जाके मनी दे दे प्लस बैकिंग दे दे, कहे लड़ो हम तुम्हारे साथ हैं, सबको हथियार दे दे, तो वो तो कभी भी जाके इनके खिलाफ बगावत कर लेंगे और जीत भी जाएंगे। राइट, क्योंकि जो एरिस्टोक्रेसी थी उनको सपोर्ट कौन कर रहा था? चर्च और पेजेंट्स। यही लोग तो सोल्जर का रोल निभाते थे ना वहां पे, है ना। ऑन द अदर हैंड यू विल सी द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज फ्रॉम पेजेंट्री क्लास। राइट, यहां तक आप समझ लिए एरिस्टोक्रेसी के बारे में। ठीक है, एरिस्टोक्रेट्स के आपने फीचर जाने। पिछले वीडियो में अगर आप जाके देखोगे तो मैंने एक एक चीज को डीपली भी कनेक्ट कराई है। इसमें हम थोड़ा सा कंटेंट को मिस नहीं करना चाहते, एक एक चीज को डीकंस्ट्रक्ट करना चाहते, इसीलिए मैं थोड़ा सा कंसेप्ट को उतना ज्यादा डीपली नहीं बता रहा हूं। ठीक है, ऑलराइट। एक हमने पढ़ा भी एरिस्टोक्रेसी के बारे में, राइट। दूसरा हम पढ़ेंगे पेजेंट्री के बारे में। एज आई टोल्ड यू, उस टाइम पे दो ही क्लास एग्जिस्ट करते थे, एक एरिस्टोक्रेसी और दूसरी पेजेंट्री। राइट, अब पेजेंट्री मतलब कि किसान लोग, ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे। ये लोग टैक्सेस भी देते थे, ये लोग जंग भी लड़ते थे, लेकिन बदले में इन्हें क्या मिलता था? कुछ भी नहीं। ना इनके पास कोई पॉलिटिकल वॉइस थी, राइट, ना इनके पास कोई पॉलिटिकल राइट्स थी, और ये लोग कभी नेशन के टर्म में सोच ही नहीं पाते थे, क्योंकि कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस वाली कोई चीज एग्जिस्ट करती नहीं थी उस टाइम पे। तो ये लोगों के लिए सिर्फ एक ही चीज से मतलब था, मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, बस। इनका इंटरेस्ट यही था। इनका इंटरेस्ट अलाइन किया जाएगा आगे जाके, आप देखेंगे तो इनका इंटरेस्ट को अलाइन कर दिया जाएगा। एनीवेज, तो ये नेशन के टर्म पे कभी नहीं सोचते थे, क्योंकि स्टेट इनके बारे में कभी नहीं सोचा, तो ये कैसे नेशन के बारे में सोचेंगे? राइट, तो नेशनलिज्म जो है इन तक थोड़ा धीमा पहुंचा, क्योंकि जाहिर सी बात है इस आइडियोलॉजी को पहुंचाने के लिए लोगों को आपको पहले शिक्षित करना पड़ेगा। दूसरा, आपको इकोनॉमिक चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी से ही बेटा इंटरेस्ट कनेक्ट होता है। कोई चीज कितनी भी अच्छी हो, until and unless it is not economically feasible, it is not going to work out, क्योंकि इकोनॉमी से ही तो आपका इंटरेस्ट कनेक्ट होता है ना बेटा, समझे? आगे समझते हैं बेटा। अभी तक आपने क्या समझा? दो क्लास के बारे में समझा, एरिस्टोक्रेट्स और पेजेंट्स। कैसे 18th सेंचुरी के टाइम का जो पॉलिटिकल कंडीशन थी, सोशल कंडीशन थी, इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, वो समझा आपने। अभी इसमें और डीपली इकोनॉमिक कंडीशन समझेंगे। दो हिस्सा यूरोप का, ठीक है, हमने यहां पर डिवाइड कर दिया है। एक तरफ आप देख रहे हैं वेस्टर्न यूरोप, राइट, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं सेंट्रल यूरोप, राइट। तो जो वेस्टर्न यूरोप है वो काफी डेवलप्ड है वाइल कंपैरिजन टू सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप। अब इसको आप कनेक्ट करें वहां से, क्योंकि यहां पर सेकंड बेटा, ऑटोनॉमस किंगडम्स थी, राइट। यहां आप देखेंगे तो ऑटोक्रेटिक मोनार्की है। अब यहां पर आपको कोई भी अपनी बात पहुंचानी है, ठीक है, यहां पर अगर आपको कोई अपनी बात पहुंचानी है तो आपके लिए इजी हो जाएगा, एक्सेसिबिलिटी। क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइडेड है ना, स्मॉल स्मॉल किंगडम्स में डिवाइडेड है। जैसे सपोज ये इटली है, ये इटली का मैप है, राइट। इसको जूम कर दूं, जस्ट अ सेकेंड, है ना। सपोज ये इटली का मैप है, इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्मॉल स्टेट्स, है ना। इनका अपना रूलर है, तो इनको कोई भी अपना काम करवाना है तो इजीली जाके करवा लेंगे भैया। लेकिन वेरएज यहाँ के लोगों को, जो कि एक लार्ज एम्पायर के अंडर में रह रहे थे, अभी हमने हैब्सबर्ग एम्पायर का एग्जांपल लिया, इनको कोई काम करवाना है तो इनको जाना पड़ेगा किंग के पास, एम्परर के पास, राइट। इनको एम्परर के पास जाना पड़ेगा। तो क्या इनके लिए फिजिबिलिटी है? नहीं। इनकी बात सुनी जाएगी? नहीं। तो ये एम्परर किस पे डिपेंडेंट रहेंगे? ये एलिट्स पे डिपेंडेंट रहेंगे।
नोबिलिटीज पे डिपेंडेंट रहेंगे, और नोबिलिटीज कभी भी लोगों की तरफ अकाउंटेबल होती नहीं थी, है ना। ऐसे ही आपको पहले सिस्टम समझना पड़ता है, राइट। अगर मैं ये नहीं समझाया रहता आपको, तो ये कभी नहीं समझ आया रहता आपको, ठीक है। ऑलराइट, जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट, तो हमारा टॉपिक ही है वेस्टर्न यूरोप वर्सेस सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप का इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंस। वेस्टर्न यूरोप में आप देखेंगे तो टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वाज फार्म्ड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स, राइट। स्मॉल ओनर्स थे, छोटे छोटे ओनर्स थे, और जो टेनेंट्स थे वो किराएदार थे, वो स्लेव्स नहीं थे, वो बंधे नहीं हुए थे उस जमीन से। वाइल आप यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर जो लैंड होल्डिंग था, लैंड होल्डिंग का पैटर्न जो था, वो वास्ट एस्टेट्स एंड कल्टिवेटेड बाय सर्व्स। सर्व स्लेव्स को बोलते हैं बेटा यहाँ पे, राइट। और ये जो एस्टेट्स मतलब बड़ी बड़ी जो जमीनें होती थी, नोबिलिटी होती थी, उनके अंडर में होती थी ये सारी चीजें। तो लैंड वाज डोमिनेटेड बाय लार्ज एस्टेट्स, और ये एस्टेट्स कौन डोमिनेट करते थे? नोबिलिटी डोमिनेट करते थे, जो कि अकाउंटेबल ही नहीं है किंग को, राइट। वेयर यहाँ पर आप देखेंगे तो पेजेंट्स के पास कंपेरेटिवली मोर फ्रीडम है। कुछ लोग तो जमीन को ओन भी करते थे, और कुछ लोग रेंट करते थे, और रेंट करके जो भी उनसे उनको फायदा होता था, प्रॉफिट आता था, उससे वो टैक्स भी पटाते थे, राइट। यहाँ से उनको एक और इंडिपेंडेंट थिंकिंग के लिए विंडो मिलता है ना। यहाँ से ये लोग अपनी प्रॉपर्टी बेच भी सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, और ट्रेड भी कर सकते हैं, राइट। तो डेफिनेटली इनके सोचने के पैटर्न में और इनके सोचने के पैटर्न में जमीन आसमान का अंतर होगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक फ्रीडम मिली हुई थी इनको, और वो धीरे धीरे एक पॉलिटिकल अवेयरनेस में बदल जाती है। आज भी आप देखेंगे तो जो बिजनेसमैन लोग होते हैं, वो जितने पॉलिटिकली अवेयर होते हैं, उतने मासेस कभी नहीं होते, राइट। मासेस हमेशा पॉलिटिक्स को मसाले के रूप में देख रही होती है, वेरस जो व्यापारी होता है उसको पता होता है कि एक्चुअल में क्या अंजाम होने वाला है इस चीज का। आप लोग के लिए पॉलिटिक्स टी है, उनके लिए पॉलिटिक्स से एक एक चीज डिसाइड होने वाला है, फ्यूचर में उनको कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ठीक है। स्टॉक्स कितने ऊपर जाएंगे, कितने नीचे आएंगे, वो चीजें आप लोगों को नहीं समझ आती है ना, क्योंकि आपका इंटरेस्ट कनेक्टेड नहीं है। इट्स नथिंग पर्सनल, बस आपका इंटरेस्ट कनेक्ट नहीं है उससे, ठीक है। और दिस वाज कल्टीवेटेड बाय सर्व्स, वेयर एज इन लोग तो रेंटेड थे, ठीक है। तो स्लेव्स जो हुआ करते थे वो लीगली टाइड थे इस लैंड से, ठीक है। वो रो छोड़ नहीं सकते थे, कानूनी तौर पे उन लोग मजबूर थे, करना ही पड़ेगा, बंदी थे। सिंपल स्लेव जो होते हैं उनको बंदी बोलते हैं, ठीक है। तो इनके पास कोई इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं थी। पॉलिटिकल पावर तो सारी लैंडलॉर्ड्स और मोनार्क्स के पास थी, है ना। यहां तक आप लोग को समझ आ गया, ठीक है। ये यहाँ पर एक पीपीटी मैंने बना रखा है, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो लैंड है वो मोस्टली फाउंड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स है। फार्मर्स यहाँ पर हैड सम पर्सनल फ्रीडम, सर्वडम वाज वीक और एब्सेंट। ये वेस्टर्न यूरोप की बात कर रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक जाहिर सी बात है, इंडस्ट्री और ट्रेड ग्रो करेगा, टाउन्स और सिटी यही ग्रो करेगा। यहाँ पर थोड़ा लेट आएगा, है ना। तो कोर आइडिया क्या है? सोसाइटी मूव फ्रॉम लैंड बेस्ड पावर टू मार्केट बेस्ड पावर। यहाँ पर सोसाइटी रिमेन स्टक इन फ्यूडल कंट्रोल एंड फोर्स लेबर, राइट। यहाँ पर मैंने एक पीडीएफ लगा दिया, आप लोग इसको पॉज करके बड़े आराम से देख सकते हैं, राइट। ऑल राइट, तो बिफोर गोइंग फर्दर, मैं अब अभी आप लोग को सोसाइटी बताया यूरोप की कैसी थी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम बताया यूरोप का कैसे था। अभी इसके बीच में पहला सवाल जो हमारा था, कहां से नेशन स्टेट की डिमांड आई, ठीक है। हम यहां क्या देख रहे थे? डिमांड ऑफ नेशन स्टेट्स कहां से आया? अल्टीमेट क्वेश्चन ही यही है ना हमारा बेटा, अल्टीमेट क्वेश्चन से तो हमको भटकना नहीं है ना। तो जो डिमांड ऑफ नेशन स्टेट था, वो आता है एक राइज ऑफ न्यू क्लास से, राइट। एक तरफ थी आपकी एरिस्टोक्रेसी, एक तरफ थी आपकी पेजेंट्री, बीच में कोई तीसरी क्लास थी नहीं। अब बीच में तीसरी क्लास आती है, दैट इज मिडिल क्लास। मिडिल क्लास को अभी आए हुए कुछ 200 साल हुआ होगा, ज्यादा टाइम हुआ नहीं है। अब मिडिल क्लास आया कैसे, ये समझने की बात है। मिडिल क्लास आता है एक साइंटिफिक इनोवेशन से। वो साइंटिफिक इनोवेशन था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। अब एक नया रेवोल्यूशन हुआ, साइंस में प्रोग्रेस हुआ, इंडस्ट्रीज आई, और साइंस में प्रोग्रेस होने से देखो सोसाइटी कैसे चेंज होती है, राइट। यहां से आप कनेक्ट करेंगे कि कैसे साइंस का प्रोग्रेस आपके सोचने का पैटर्न चेंज कर देगा, आपके मनी स्पेंड करने का पैटर्न चेंज कर देगा, आपके जीने का पैटर्न चेंज कर देगा, राइट।
तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आप देखेंगे तो 1750s में आया था ब्रिटेन में, राइट। अब हुआ क्या, ब्रिटेन में एक सिग्निफिकेंट चंक ऑफ पॉपुलेशन जो पहले एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करती थी, वो इस इनोवेशन के बाद टाउन्स एंड सिटीज की तरफ मूव करी, राइट। राइट, इसे आप टाउन्स लिख लीजिए, सिटीज। तो यहां के जो मासेस थे ये लोग मूव करने लग गए इस तरफ, इन सर्च ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। जाहिर सी बात है, यहां ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा इज्जत मिलेगी, पॉलिटिकल वॉइस मिलेगी, क्यों नहीं जाएंगे, राइट। तो यहां से आप देखते हैं कि एक चेंज आया, एक इनोवेशन आया। वहां से ब्रिटेन की पॉपुलेशन जो पहले एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी, वो कैसे अब सिटीज और टाउन्स की तरफ स्विच हो रही है, ठीक है। और यहीं से आप राइज ऑफ न्यू क्लास देखते हैं। एक आप देखेंगे वर्किंग क्लास, और दूसरा आप देखेंगे मिडिल क्लास, राइट। जो मिडिल क्लास है ये कंप्राइजेज ऑफ द ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रोफेसर्स, बिजनेसमैन, कमर्शियल क्लास, क्लर्क्स, राइट। तो जितने भी पढ़े लिखे लोगों थे, जिनको बिजनेस का आइडिया था, ट्रेड का आइडिया था, राइट, ये वही लोग थे जो एरिस्टोक्रेट्स के अंडर काम करते थे। एरिस्टोक्रेट्स की अपनी ब्यूरोक्रेसी भी तो होती थी। अरे भाई, इनका भी तो सिस्टम रहा होगा, इनको भी तो ग्राउंड लेवल पे सोसाइटी की रियलिटी पता थी, तो इनको सारी चीजें पहले से पता थी मिडिल क्लास लोगों को, ठीक है। तो इनके लिए चीजें आसान हो गई थी, इसलिए आपके माँ बाप कहते हैं बेटा अच्छे एग्जाम की तैयारी करो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, आरबीआई में जाओ, तो इस और फिर प्रोफेसर बनो। उससे क्या होता है, आपको बेसिकली सोसाइटी की ग्राउंड लेवल में रियलिटी पता चल जाती है। तो आज से 15 साल बाद भी जो चेंज आएंगे, उस चीज से पहले आप उससे पहले ही वाकिफ रहते हैं, ठीक है। यही फायदा होता है जब आप सिस्टम के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेनिफिट जो होता है वो आपको मिलेगा, राइट। और ये वर्किंग क्लास थी, इट वाज कंप्राइजेज ऑफ पेजेंट्स। किनसे उनके कंस्टिट्यूट हुई थी, किसानों से, जो पहले खेती किसानी में बिजी थे, अब वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे, राइट। यहां तक समझ आ गया। फिर हम देखते हैं ये जो राइज ऑफ न्यू क्लास था, ये सबसे पहले वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप में आता है। क्यों? क्योंकि वहां पर फेवरेबल सर्कमस्टांसेस थे, फेवरेबल चेंजेस थे, राइट। ये देखो, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर, दिस मेंट द ग्रोथ ऑफ टाउन्स। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर टाउन्स बनेंगे, पहले टाउन्स नाम की कोई चीज नहीं होती थी, यूजली विलेजेस होते थे, है ना। एमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लास, पहले कौन प्रैक्टिस करता था कमर्शियल, कॉमर्स वहां पर एरिस्टोक्रेट्स ही प्रैक्टिस करते थे, अब ये रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। whose existence was based on production for the market। अर्लियर जो प्रोडक्शन होता था वो सिर्फ और सिर्फ एरिस्टोक्रेट्स के लिए हुआ करता था, मार्केट नाम की चीज कुछ खास एग्जिस्ट करती नहीं थी, राइट। अब मार्केट भी आ गया है, कमर्शियल क्लास भी आ गया है ना। ऑलराइट, तो देखो यहाँ जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो इंग्लैंड में आया सबसे पहले। कब आया? सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में आया। और फ्रांस के, बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ द जर्मन स्टेट इट ऑक्यूपाइड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। थोड़ा लेटर ऑन यहाँ पर आया, यहाँ शुरुआत में नहीं आया, क्योंकि जो ब्रिटेन है ना वहाँ का बड़ा स्ट्रेंज कंडीशन था। आप लोग के एक टॉपिक भी दिया हुआ है, यूनिक केस ऑफ, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। यहाँ पर पहले ही ग्लोरियस रेवोल्यूशन हो चुका था, और ऑलरेडी यहाँ पार्लियामेंट बन गया था, ऑलरेडी यहाँ पर डेमोक्रेसी आ चुकी थी टू सर्टेन एक्सटेंट, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका था, रूल ऑफ लॉ आ चुका था, तो यहाँ का कंडीशन बहुत अलग था, इसलिए यहाँ पर पहले आ गया था, राइट। इन इट्स वे कि आप देखेंगे तो एक न्यू सोशल ग्रुप निकल के आती है, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन और मिडिल क्लास। दीज वर मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स, राइट, जो मैंने आपको अभी पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। और सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की कहानी भी आपको समझ आ चुकी है, यहाँ पर क्यों नहीं आया, यहाँ थोड़ा लेट आया, राइट। दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर टिल लेट 19th सेंचुरी, रीजन यू ऑलरेडी नो, ड्यू टू autocratic monarchies, nobilities, है ना। So it was among the educated liberal middle classes that the idea of national unity, ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, किसके बीच में? इट वॉज अमंग द एडुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस, जिनके बीच में ये आइडिया नेशनल यूनिटी का एंड एबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस ये पॉपुलैरिटी गेन करता है, राइट। तो कहां से आ रहा है ये चीज? एक इनोवेशन हुआ,
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, वहां से एक न्यू क्लास एमर्ज हुई और वो लोग नेशन स्टेट बनाने का मांग कर रहे हैं, वो लोग नेशनलिज्म की मांग कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक समझ आया? जस्ट अ सेकेंड। राइट, तो आई होप कि आप लोग को यहां तक चीजें समझ आ गई होगी कि किन लोगों ने लाया। ठीक है, यहां पर एक बार रिवाइज कर लेते। तो ये जो था, ये न्यू क्लास जो इमर्ज हुई थी, यही एक आइडिया लेके आई थी, यही आइडिया ऑफ नेशन स्टेट्स लेके आई और यही नेशनलिज्म को यूज कर रही थी। ठीक है, अब आगे इसको और डिटेल में समझते हैं तो फर्दर समझ आएगा हमें। ठीक है, जो सेकंड टॉपिक है अब हमारा, वो है यहां से, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि हम इस टॉपिक में समझेंगे क्या। राइट, ये लिबरल नेशनलिज्म है क्या? ये लिबरल नेशनलिज्म बेसिकली एक आइडियोलॉजी है। लिबरलिज्म भी एक आइडियोलॉजी है और नेशनलिज्म भी एक आइडियोलॉजी है। तो जो नेशनलिज्म आइडियोलॉजी है, वो अल्टीमेटली एक टूल है टू अचीव लिबरलिज्म, और लिबरलिज्म जो है बेटा, वो फाइनल गोल है। ये जो न्यू क्लास आपको दिख रहा है, लिबरल एडुकेटेड मिडिल क्लास, इनका जो फाइनल गोल है वो लिबरलिज्म है। राइट, अब आपको लिबरलिज्म को थोड़ा डीपली समझना है तो आप इसको कंजर्वेटिज्म के कॉन्ट्रास्ट में समझिए, कॉन्टेक्स्ट में समझिए। दोनों ही आइडियोलॉजी है। राइट, जैसे कि नेशनलिज्म जो है वो नेशनलिस्ट लोगों के द्वारा यूज करा जा रहा था एज अ टूल, वैसे ही कंजर्वेटिज्म जो है वो एरिस्टोक्रेट्स के द्वारा यूज किया जाता था। ठीक है, और कंजर्वेटिज्म बेसिकली जो बात करता है वो उस सिस्टम की बात करता है जो एरिस्टोक्रेट्स प्रैक्टिस करते थे, है ना। अब ये जो कंजर्वेटिव्स होते हैं, ये लोग मोस्टली ऑर्डर को प्रिजर्व करने की बात करते हैं, ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करने की बात करते हैं। अक्सर आपने वर्ड भी सुना होगा, ये कंजर्वेटिव क्या है भाई? तो कंजर्वेटिव लोग प्रिजर्व करने की बात करते हैं, ट्रेडिशंस को, अथॉरिटीज को, चर्च को। ठीक है, तो इससे इन लोगों को बेसिकली रूल करने में इजी जाता है। राइट, वैसे ही लिबरलिज्म भी अपने आप में एक सिस्टम है जो कि फ्रीडम की बात करता है अल्टीमेटली। ये लोग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ये लोग फ्रीडम की बात कर रहे हैं। यहां लिख लेते हैं, ये ऑर्डर की बात कर रहे हैं एक जन, और एक फ्रीडम की बात कर रहा है। राइट, तो लिबरलिज्म जो आइडियोलॉजी है वो नेशनलिज्म से काफी क्लोजली अलाइड है। राइट, इसको अपन थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। राइट, जो आइडियाज है नेशनल यूनिटी के, आप देखेंगे जो 19th सेंचुरी यूरोप में आया था, इट वाज क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ आया? अब इसको हम लोग बाइफरकेट करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में और फिर समझेंगे। जस्ट अ सेकेंड। राइट, ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं लिबरलिज्म का मीनिंग, फिर हम समझते हैं इसका पॉलिटिकल मीनिंग, फिर हम इसका इकोनॉमिक मीनिंग समझेंगे। राइट, फिर हम इसमें देखेंगे कि ड्रॉबैक्स क्या थे, फिर हम रेजिस्टेंस एंड स्ट्रगल देखेंगे। राइट, फिर इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या थे वो देखेंगे। अल्टीमेटली बेटा, ये चीज अगर आप लोगों ने समझ ली, आप लोगों को पूरा चैप्टर का क्रक्स समझ में आ जाएगा, और यहां से सिर्फ आप लोग जो फॉलो करेंगे वो इवेंट्स एंड प्रोसेसेस ही रहेंगे। इसके बाद कुछ खास कंसेप्चुअल आपको समझना है नहीं। ठीक है, आइए सबसे पहले, तो ये आप लोगों का टॉपिक है यहां तक, फिर उसके बाद हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। राइट, आइए सबसे पहले पॉलिटिकल मीनिंग समझते हैं और ओरिजिन ऑफ लिबरलिज्म समझते हैं। राइट, तो पॉलिटिकल मीनिंग है लिबरलिज्म का, लिबर मतलब होता है फ्री, फ्रीडम की बात कर रहा है। राइट, बट फ्रीडम किस चीज से, फ्रॉम होम एंड फॉर व्हाट, ये अल्टीमेट पॉइंट है। फ्रीडम फ्रॉम होम में एरिस्टोक्रेट से ही तो चाहिए इनको फ्रीडम, है ना। आइडियोलॉजी ही किसकी है? लिबरल नेशनलिस्ट की है। ठीक है, तो इनको किन से ही फ्रीडम चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, एरिस्टोक्रेट से फ्रीडम चाहिए, है ना। फॉर व्हाट? फॉर डेफिनेटली इंडिविजुअल्स। राइट,
तो ये लोग बेसिकली राइट्स की बात कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल्स मतलब पेजेंट्स जिनके पास पहले पॉलिटिकल वॉइस थी नहीं, अब इनको ये पॉलिटिकल वॉइस दे देंगे। तो पॉलिटिकली इट मेंट गवर्नमेंट बाय कंसेंट। अब आपकी इजाजत से गवर्नमेंट बनेगी, सरकार आपकी इजाजत से बनेगी, लोग जाएंगे वोट दबाएंगे और फिर सरकार बनेगी। पहले क्या होता था, पहले तो भाई ये लोगों को डिवाइन अथॉरिटीज थी ना, राइट। अर्लियर अगर आप देखेंगे तो ये डिवाइन अथॉरिटीज से होती थी। बड़ा डिफरेंस इन दोनों चीजों में है ना। ऊपर से जो राजा है वो तो नरेश है, ठीक है, ये भगवान के आदेश से बने हैं, राइट। तो काफी सेक्रेड होता था, इनके खिलाफ कोई बगावत नहीं करता था, क्योंकि ये तो गॉडली ऑर्डर से बने हैं ना, भगवान ने आदेश किया इन्हें रूल करने के लिए, ठीक है। तो ये लोग बायोलॉजिकल नहीं थे, चलो लेट्स लीव दैट, ठीक है। एनीवेज, तो सिंस फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हाँ, तो यहां तक आप लोगों को समझ आ गया, पॉलिटिकली गवर्नमेंट बाय कंसेंट, राइट। फिर ये दो तीन और भी चीजों की बात करते हैं, जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट, इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। पहले कानून के सामने कोई समान नहीं होता था, राजा सबसे ज्यादा ऊपर होता था। यहां से ये बात कर रहे हैं कि कानून के आगे चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, सरकार हो, कोई हो, वो सब सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ की बात कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये लोग सिटीजनशिप का भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहां से। अर्लियर आप देखेंगे तो लोग जो थे वो सब्जेक्ट्स थे, सब्जेक्ट्स के पास कोई राइट्स नहीं होते, वेरेज सिटीजन्स के पास राइट्स होते हैं। सब्जेक्ट्स जो थे ये अंडर मोनार्क थे, वेरेज जो सिटीजन्स हुआ करते थे ये कहां पर थे, ये लिबरलिज्म के अंदर थे, राइट। नेशन स्टेट्स में ये लोग सिटीजन्स का वो मिल गया उनको, ठीक है। तो ओरिजिन कहां से है लिबरलिज्म का, तो ओरिजिन आप देखेंगे तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में सबसे पहली बार इस आइडियोलॉजी का जन्म होता है, एंड इट स्टूड फॉर एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, ठीक है। कोई भी अब मनमाना रूलर नहीं चलेगा, राइट, नीड टू पुट लिमिटेशंस, है ना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तो जाहिर सी बात है एक रूल बुक है, ऐसी किताब जिससे देश चलेगा, सरकार चलेगी, सरकार को आदेश होगा, वो इस किताब के अनुसार ही चलेंगे। तो सेक्रेड कौन हुआ, संविधान हुआ, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात करते हैं ये लोग, जो लोगों के हित में बात करे, जो लोगों के लिए न्याय करे, है ना। फिर एंड ऑफ क्लेरिकल प्रिविलेजेस, ये इंपॉर्टेंट है समझना। पहले क्या होता था, जो चर्च होता था ना, जस्ट ए सेकेंड, जो चर्च होता था उनका कंट्रोल होता था ओवर स्टेट। तो ये लोग चाहते थे कि ये चर्च का जो कंट्रोल है ना स्टेट से, भैया इसको हटाओ, ठीक है। ऑल राइट। अब जब इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं तो कहीं आप लोग को दाल में कुछ काला नहीं लग रहा है? हाँ, भाई जो बहुत अच्छी अच्छी बातें करे तो कहीं ना कुछ फिशी तो होता है वहां पे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि दाल में कुछ तो काला है, और वही काला हम लोग को पता चलेगा, हिडन लिमिटेशंस ऑफ लिबरलिज्म, राइट। पहला लाइन पढ़िए एनसीईआरटी का, yet equality of before the law did not necessarily stand for universal suffrage। यूनिवर्सल सफरेज मतलब होता है कि पूरे जनता को वोटिंग का अधिकार मिल जाना, राइट। उसमें कोई भी ऐसे अलग से बायसनेस नहीं आती है कि जिनके पास धन है या फिर जो एडुकेटेड है उन्हीं को वोटिंग का अधिकार रहेगा, या महिलाओं को वोटिंग से वंचित कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता था। यूनिवर्सल सफरेज मतलब होता है सभी को वोटिंग का अधिकार। और सबसे खास बात इंडिया की ये थी कि बड़े बड़े डेवलप्ड यूरोपियन देश जो कि आजादी के 100 साल बाद महिलाओं को अधिकार दिए वोट देने का, वेयर इंडिया सिंस द डे वेरी फर्स्ट डे ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ पर महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिल चुकी थी, राइट। ये काफी रेवोल्यूशनरी मूव था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का, है ना। तो इक्वालिटी तो है कानून के सामने, लेकिन ये सब इक्वल नहीं है, ये बड़ा ही पैराडॉक्सिकल है अपने आप में, है ना। इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ डिड नॉट नेसेसरीली मीन यूनिवर्सल सफरेज। तो जो राइट टू वोट था वो किनको था भाई, वो किनको दिया गया था, ओनली द मैन हु ओज प्रॉपर्टी, राइट। तो ये तो कंडीशनल डेमोक्रेसी हुई भैया, है ना। अनकंडीशनल प्यार नहीं है इनका, कंडीशनल प्यार है, अनकंडीशनल कोई प्यार नहीं करता बेटा, याद करना, ठीक है। ऑल वुमेन्स वर एक्सक्लूडेड, सारी महिलाओं को एक्सक्लूड कर दिया गया इससे, ठीक है। तो ये
बड़ा ही अपने आप में पैराडॉक्स है ही। दूसरा आप जो देखेंगे रेडिकल डेमोक्रेसी की जो बात कर रहे थे ये लोग, ये काफी लिमिटेड टाइम के लिए थी, है ना? वो किसके अंडर थी? जैकोबिन्स क्लब के अंडर थी। इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं। राइट। तो जो रेडिकल डेमोक्रेसी थी ना बेटा, वो काफी ब्रीफ टाइम के लिए थी जैकोबिन्स क्लब के अंदर, जिसमें सारे एडल्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्ट की उनके पास प्रॉपर्टी है कि नहीं, उनके पास सफरेज हुआ करता था, वोटिंग राइट्स हुआ करते थे। बट स्टिल यहां पर भी वुमेन हैव बीन एक्सक्लूडेड। राइट। फिर आप देखेंगे जैकोबिन्स क्लब जो कि 1797 से पहले एग्जिस्ट करता था, अराउंड 1793। राइट। फिर नेपोलियन आता है, आप डेट्स में अगर जाएंगे तो 1797 के बाद, और उसके बाद नेपोलियनिक कोड लाता है ये 1804 में, हमने पढ़ रखा है ना? तो जैसे ही नेपोलियनिक कोड आता है तो आप देखेंगे इट हैज बीन बैक टू लिमिटेड सफरेज अगेन, वापस से सफरेज को लिमिट कर दिया गया और विमेन का स्टेटस और ही रिड्यूस कर दिया गया। अब विमेन का स्टेटस आप रिड्यूस कर दोगे टू द स्टेटस ऑफ माइनर, तो जाहिर सी बात है वो फिर हस्बैंड और अपने फादर के अथॉरिटी के अंडर आ जाएगी। राइट। अब इनके दिल, मतलब इनके लिए चाहे कोई चीज अच्छी हो बुरी हो, वो मैटर नहीं करता। जो आपके पति बोलेंगे, जो आपके पिताजी बोलेंगे, आपको वही करनी पड़ेगी। राइट। तो इनके चॉइसेस को सप्रेस कर दिया जाता था, है ना? तो अभी यहाँ पर आप लोगों ने दो लिमिटेशंस पढ़े। राइट। जो राइट टू वोट था वो यूनिवर्सल नहीं था, वो अपने आप में ही कंडीशनल था। जिनके पास प्रॉपर्टी थी सिर्फ उन्हीं को दिया जाता था। और रेडिकल डेमोक्रेसी सिर्फ जैकोबिन्स क्लब के टाइम पे एग्जिस्ट करी। नेपोलियनिक कोड के आते ही इट वाज बैक टू लिमिटेड सफरेज, और विमेन का जो स्टेटस था वो वापस से माइनर में रिड्यूस कर दिया गया। राइट। तो जाहिर सी बात है इनके मन में रिजेंटमेंट की फीलिंग आएगी, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और वो बदला लेना चाहेंगे ही चाहेंगे। तो यहां पर आपको एक रेजिस्टेंस एंड स्ट्रगल देखने को मिलता है। राइट। तो जो महिलाएं थी और ऐसे मर्द जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, ऐसे पुरुष जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, ये दोनों मिलके एक ऑर्गेनाइज करते हैं ऑपोजिशन मूवमेंट डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। और आप लोग को एक मजे की बात बता दूं, यहीं से फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म आता है। जो फर्स्ट वेव था फेमिनिज्म का, वो तब आता है जब उनको पॉलिटिकल राइट से वंचित कर दिया गया था। राइट। ये बड़े जानने वाली बात है, बड़ी सोचने वाली बात है कि अर्लियर जो फेमिनिज्म स्टार्ट हुआ था, इट वाज अगेंस्ट द पॉलिटिकल राइट्स विच वाज नॉट गिवन टू वुमेन। राइट। वो तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की भी बात नहीं कर रही थी, वो पॉलिटिकल राइट्स की बात कर रही थी। ठीक है। डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स उनको नहीं दिए गए थे। और सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये है कि जो फर्स्ट वेव था फेमिनिज्म का, इट वाज बैक्ड बाय men who did not own property। ठीक है। ऑलराइट। फिर आप देखते हैं इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्या है। ये यहां से आपके ज्ञान चक्षु खुलने वाले हैं। ठीक है। पहले क्या होता था, स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी। राइट। जो कॉमर्स थे कौन कंट्रोल कर रहा था? एरिस्टोक्रेट्स कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा ही दिक्कत होता था इनको। तो ये चाहते थे भैया कि मार्केट में, अरे भैया, मार्केट में फ्रीडम होनी चाहिए। और ये जो स्टेट रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करता ना, हमें ये नहीं पसंद, ये हटाओ सबसे पहले। राइट। ऑन द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, मूवमेंट्स में भी बड़ा दिक्कत होता था। क्यों? क्योंकि इन पे टैरिफ लगा देते थे यार ये लोग, बड़े बदमाश थे, है ना? But during the 19th century, this was a strong demand of the emerging middle class। ये किसकी डिमांड थी? इमर्जिंग मिडिल क्लास की। क्योंकि इनके पास पैसे आ गए ना बेटा, तो अब ये धंधा करना है इन्हें। तो क्या होता है कि जितना आप जब बिजनेस करते हैं तो जितनी फिजिबिलिटी हो उतना अच्छा होता है। राइट। फ्रीडम ऑफ मार्केट सबसे पहला ये चीज चाहते थे। दूसरा चाहते थे कि ये जो स्टेट रेस्ट्रिक्शन इंपोज करता है इसे हटाया जाए ऑन द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स। ऑल दे नीड वॉज यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। इनको ऐसी टेरिटरी चाहिए थी जो यूनिफिकेशन हो रखा है उसका ऑलरेडी। राइट। अलग अलग रूलर्स को अलग अलग टैक्सेस देने पड़ते थे, बड़ा दिक्कत आता था, आगे चल के आप पढ़ेंगे। राइट। तो व्हाट वर द चैलेंजेस इन द यूरोप? अभी हम देखते हैं कि अल्टीमेटली चैलेंज था क्या यूरोप में। ठीक है। तो भैया जो चैलेंजेस थे जर्मन स्टेट्स में उस टाइम पे, वो ये थे कि जितने भी छोटे छोटे रीजन थे, इनकी खुद की करेंसी होती थी अपनी। राइट।
इनका खुद का वेइंग मेजर होता था। ये जो सामान को वेट करते थे और मेजर करते थे, उसका खुद का अपना अपना सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है हम लोगों ने एलए का। जो एलए होता है वो मेजरमेंट ऑफ क्लोथ होता है। तो ईच रीजन हैड इट्स ओन वेट एंड मेजर। तो एक एलए फ्रीबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर का होता है, न्यूरमबर्ग में वही चीज 65.6 सेंटीमीटर में बदल जाती है, मेंस जाते हैं तो अब वो 55.1 सेंटीमीटर हो जाता है, और वही सेम चीज फ्रैंकफर्ट में अलग उसका होता है, 54.7 सेंटीमीटर का होता है। राइट, तो ये बड़ा ही दिक्कत था इनके लिए। राइट, तो अलग अलग वेट एंड मेजर्स होने से क्या होता था, इनको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी। राइट, तो कस्टम ड्यूटी के टाइम अकॉर्डिंग टू वेट एंड मेजर इनको देना पड़ता था। राइट, कितना आप सामान लेके जा रहे हो उस हिसाब से देना पड़ेगा। टाइम कंस्ट्रेनिंग में तो बड़ा समय भी लगता था इसको कैलकुलेट करने में, है ना। और हर रीजन का अपना अपना वेट एंड मेजरमेंट है भाई, तो वो तो और ही ज्यादा, कहीं एक पर्टिकुलर वेट के लिए ही आपको अलग अलग दाम देने पड़ जाते थे। ठीक है, तो एक सिंगल यूनिफिकेशन लॉ, स्टैंडर्डाइज यूनिट्स लेके आओ। राइट, ये इनकी डिमांड थी। जस्ट अ सेकेंड। राइट, तो आपने देखा अलग अलग रीजन की अलग अलग करेंसीज थी, वेट एंड मेजर इनके लिए एक प्रॉब्लम था, हर जगह इनको कस्टम ड्यूटी देना पड़ता था। और वही अगर टेरिटरी को मतलब यूनिफाई कर दिया जाए, राइट, ये जो टेरिटरी अलग अलग बटी है, इसी को अगर मैं एक सिंगल टेरिटरी बना दूं, तो आपको सिर्फ एक ही आदमी से डील करना है, एक ही आपको स्टैंडर्ड पैसे देने हैं। राइट, अलग अलग पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, अलग अलग टेरिस भी नहीं देने पड़ते हैं। तो उसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए इन्होंने एक कस्टम यूनियन बनाया जिसका नाम था जुल्वरीन। राइट, जुल्वरीन एक कस्टम यूनियन था। इट वाज इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया प्लस जर्मन स्टेट्स, फ्यू जर्मन स्टेट्स जॉइंड इट लेटर ऑन। राइट, यहां पर आप पढ़ सकते हैं, ये सारी चीजें एनसीईआरटी के ही एक्सर्ट से ली है मैंने। राइट, और आप देखेंगे तो जुल्वरीन जो था वो टेरिफ बैरियर को एबॉलिश कर दिया। राइट, जो भी टेरिफ थे उसको हटा दिया इन्होंने। ठीक है, तो दिस क्रिएटेड अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज एज वेल। जब चीजों को यूनिफाई कर दिया गया तो उससे रेलवे के लिए पटरी बिछाना भी आसान हो जाता है। अब रेलवे आ जाएगा तो एक जगह से दूसरे जगह जाना भी आसान हो जाएगा। राइट, एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो जाएगा तो आप ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, आपको ज्यादा इस आसानी से बिजनेस हो पाएगा। आपकी चीजें जो एक लिमिटेड जगह तक बिक रही थी वो अब डिस्टेंस की मोहताज नहीं रहेगी, वो कहीं भी जाके बिक सकती है। राइट, तो दिस स्टिम्युलेटेड मोबिलिटी, मोबिलिटी बढ़ गई, है ना। अब मोबिलिटी बढ़ी तो नेशनल यूनिफिकेशन हुआ। नेशनल यूनिफिकेशन से आप देखेंगे तो एक वेव आया इकोनॉमिक नेशनलिज्म का। अभी तक आप पॉलिटिकल नेशनलिज्म देख रहे थे, अब इकोनॉमिक नेशनलिज्म भी है। राइट, दिस स्ट्रेंथेंड द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट दैट टाइम। जाहिर सी बात है, लोगों के अंदर में जो सेंटिमेंट्स उस टाइम पे ग्रो कर रहे थे उसको और तेजी से बढ़ा दिया, है ना। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से शेयर्ड इंटरेस्ट आते हैं, और शेयर्ड इंटरेस्ट से शेयर्ड आइडेंटिटी आती है, और इसी से नेशन स्टेट्स को एक बढ़ावा मिलता है। राइट, अल्टीमेटली इनका जो गोल था वो टेरिटरी को यूनिफाई करना था। राइट, बिजनेस करना अल्टीमेटली गोल था। तो आप अगर समझेंगे तो जो नेशनलिज्म है यहां पर, और लिबरलिज्म, जस्ट अ सेकेंड, नेशनलिज्म इमोशनली कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। अब लोगों में इमोशंस तो होते ही है। राइट, लोगों में इमोशंस होते हैं, उनको आप इमोशनली कैसे कैटर करेंगे? थ्रू नेशनलिज्म, शेयर्ड कल्चर। किसको अपने कल्चर से प्यार नहीं होता, किसको अपने रीजन से प्यार नहीं होता, तुम मुझे बता दो। किसे अपनी आइडेंटिटी से प्यार नहीं है? अरे एक आम आदमी को क्या चाहिए? थोड़ा सा इज्जत और थोड़ा सा पैसा, है ना। तो वही चीजों को इन लोगों ने किया, थोड़ा सा इज्जत इनके इमोशंस को दे दिया, थोड़ा सा इनको पैसा दे दिया। राइट, तो लिबरलिज्म बेसिकली इकोनॉमी की बात करता है। समझ आ गया आप लोगों को? स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी नहीं चाहिए इनको। ये सोचते हैं कि स्टेट का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेफ गार्ड करना है। आप लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड करिए, हम लोगों को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। राइट, यहां पर देखो मैंने पूरा सब चीजों को एक साथ समअप कर दिया है। राइट,
इसको आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ेंगे तो आप लोग को बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। लिबरलिज्म का आपने मीनिंग समझा, फिर पॉलिटिकली समझा ये गवर्नमेंट बाय कंसेंट है, हिडन लिमिट समझा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और रियलिटी चेक भी देखा वहां पर, राइट, कैसे जेकबिन्स क्लब के टाइम पे एक लिमिटेड टाइम के लिए ही डेमोक्रेसी थी, फिर नेपोलियनिक कोड आके क्या किया, उसके वजह से जो लोग वंचित थे वो लोग रेजिस्टेंस किए, स्ट्रगल किए, राइट। फिर आप लोग इकोनॉमिक मीनिंग समझे कि इनको एक सिंगल करेंसी चाहिए थी, टेरिटरी को यूनिफाई करना चाहते थे, कस्टम ड्यूटी को रिमूव कर दिया गया, राइट, स्टैंडर्डाइज कर दिया गया वेट एंड मेजर का, राइट, जो जस्ट अ सेकेंड ना। ऑलराइट, तो आप देखेंगे ये जो जुलवरीन थी ना, ये जो जुलवरीन का इन्होंने बनाया था, उसके बाद, एक मिनट, कहाँ गया हूँ, हाँ, देखो, यूनियन एबॉलिश टेरिफ बैरियर्स, ठीक है, जुलवरीन जब इन्होंने लेके आया तब टेरिफ बैरियर्स भी हटा दिए थे, और जो नंबर ऑफ करेंसीज थी वो 30 थी, और 30 से वो 2 हो चुकी थी। नंबर ऑफ कंट्री करेंसीज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 30 टू 2, राइट। ये इन लोग की प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया था यहाँ पर, राइट। फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ यूनिट्स, वो एलए का हम लोगों ने एग्जांपल लिया, अलग अलग जगह एलए की यूनिट्स अलग अलग हुआ करते थे, राइट। तो फ्री मूवमेंट्स ऑफ गुड्स की बात करते थे, राइट। फिर जर्मन स्टेट में इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या क्या थे, हम लोगों ने वो एक एग्जांपल लिया, राइट, उससे समझा, राइट। फिर जुल्वरीन इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और वहीं से रेलवे का भी क्रिएशन हुआ, और कैसे इकोनॉमिक नेशनलिज्म फर्दर ग्रो कर गया, राइट। ये हम लोगों ने समझा यहां तक। तो यहां तक आप लोगों ने समझा कि इनका अल्टीमेट गोल क्या था, ये किस तरीके का सिस्टम चाहते थे, कौन लोगों थे जो नेशनलिज्म की बात कर रहे थे। अब आप समझो कि ये न्यू कंजर्वेटिव्स क्या है। भाई एक छोटा सा ब्रीफ पीरियड ऐसा आया जिस टाइम पे ये सक्सेसफुल भी हो गए, राइट। आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे देखते हैं कि कैसे नेपोलियन लिबरलिज्म का झंडा लेके घूम रहा है, कैसे नेशनलिज्म का झंडा लेके घूम रहा है, और जगह जगह उस चीज को फैला रहा है, उस आइडियाज को स्प्रेड कर रहा है। लेकिन एक जगह जाके उसी गाड़ी का ब्रेक लग जाता है। कहां पर लग जाता है, तो वियना में लग जाता है, सॉरी, लिप्जिग में लगता है, जहां पर वो हार जाता है, ठीक है। और उसके हारने के बाद 1815 में जब उसको डिफीट कर दिया जाता है, तो वापस से जो ओल्ड सिस्टम था वो फिर से आ जाता है, और ये बड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। तो यही हमारा टॉपिक है, अ न्यू कंजर्वेटिव्स आफ्टर 1815। कंजर्वेटिज्म क्या है ये हम लोगों ने पढ़ ही चुका है अभी, बट फिर भी आप यहाँ पर एक अच्छे से पढ़ लीजिए। ये एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो कि ट्रेडिशन में ज्यादा इंपॉर्टेंस स्ट्रेस करती है, और स्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस जो पहले से ही स्टैब्लिश्ड है, कस्टम्स, प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज, राइट। जाहिर सी बात है भाई, इनको तो ऑर्डर चाहिए, और ऑर्डर कहाँ से आता है, चर्च से आता है, इंस्टीट्यूशन से आता है जो पहले से थे, क्योंकि इन चीजों को सेक्रेड माना जाता था पहले, राइट। अर्लियर दीज थिंग्स वर कंसिडर्ड सेक्रेड, और उनके खिलाफ लोग बगावत नहीं करते थे, इसीलिए ये लोग इसके सपोर्ट में रहते थे, राइट। मोनार्क, चर्च, सोशल हायरार्कीज जो होती थी, प्रॉपर्टी, फैमिली, लोग इसी से तो कनेक्टेड होते हैं ना। नेपोलियन लॉस्ट द बैटल, नेपोलियन बैटल तो लॉस्ट कर गया 1815 में, बट उसके जो आइडियाज थे वो अनडिफीटेड थे। अब मुझे तो हरा दोगे, लेकिन मेरी सोच का क्या करोगे, मुझे मार दोगे, मेरी सोच को नहीं दफना सकते। इसने कहा था, भगत सिंह ने कहा था, ठीक है। वैसे ही थी, कितना क्या ऑरा रहा होगा नेपोलियन का, सोचो कि उसके किए हुए डेवलपमेंट्स को ये लोग ओवरलुक नहीं कर सकते, राइट। तो जैसे ही नेपोलियन हारता है तो ट्रीटी ऑफ वियना होती है। ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में होती है। इसका मेन एम क्या है, डेफिनेटली टू रिस्टोर मोनार्कीज, क्योंकि मोनार्की खत्म हो चुकी थी इन यूरोप, और वो चेंजेस को वापस से रिवर्स किया जाए जो कि नेपोलियन के टाइम पे यूरोप में आ गए थे, उसको रिवर्स किया जाए, राइट। तो 1815 में प्राप कंट्रीज, राइट, प्राप कंट्रीज कौन कौन सी है, एक तरफ है आपका प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया और ब्रिटेन, राइट। तो ये प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन जो थे, ये बेसिकली उस टाइम पे यूरोपियन पावर के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। उस टाइम पे जो पावर होल्ड करते थे वो यही लोग करते थे। तो ये लोग वियना में मिलते हैं और एक सेटलमेंट ड्रॉ करते हैं, राइट। और वो सेटलमेंट का नाम होता है ट्रीटी ऑफ वियना, एंड दिस कांग्रेस was hosted by Austrian Chancellor Duke Metternich,
राइट। तो पहला चेंजेस जो इन्होंने किया, दे रेस्टोर्ड बॉर्बन डायनेस्टी। याद आ रहा है बॉर्बन डायनेस्टी जिनको ओवरथ्रो कर दिया गया था, राइट। इसको जूम कर देते हैं। रेस्टोरेशन ऑफ बॉर्बन डायनेस्टी आपको देखने को मिलती है, विच वॉज लॉस्ट अर्लियर ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और फ्रांस वो सारी टेरिटरी खो देता है जो कि एनेक्स किया गया था नेपोलियन के दौरान। देखो कहां कहां तक पहुंचा था, बेल्जियम, प्रूशिया, नेदरलैंड्स, राइट। अभी फ्रांस की फील्डिंग सेट होने वाली है बाबा यहाँ पे। अभी आप देखेंगे कि फ्रांस की फील्डिंग कैसे सेट हुई थी, ठीक है। ये लोग फ्रांस का ऐसे फील्डिंग सेट करेंगे कि दोबारा इस आदमी को छूट नहीं देना है, इसे बगावत नहीं करने देना है इसने, ठीक है। तो यहां तक आपको ट्रीटी ऑफ वियना का एक ब्रीफ समझ आ गया, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो आफ्टर मैथ क्या था ट्रीटी ऑफ वियना का, वो यहां पर आप देखते हैं। तो जो फ्रांस था ना बेटा, उसकी इतनी बुरी फील्डिंग सेट की है कि नॉर्थ में इन्होंने किंगडम ऑफ नेदरलैंड सेट किया, ठीक है। बोला कि अगर ये कोई भी बगावत करेगा तो हमें यहां से तुरंत पता चल जाएगा, राइट। बफर स्टेट की तरह, ठीक है। फिर जो जेनोआ था उसको पिडमंट में ऐड कर दिया गया साउथ में, ठीक है। फिर जो प्रूशिया थी वो उसको कुछ वेस्टर्न टेरिटरीज दे दिया गया था और पार्ट ऑफ सिक्सनी, राइट। फिर आप देखेंगे कि एक इंपॉर्टेंट जो चेंजेस थे, वो जर्मन जो कन्फेडरेशन था ऑफ 39 स्टेट्स, इट वाज लेफ्ट इंटैक्ट। उसको कोई नहीं छुआ, उसको छूने की हिम्मत नहीं की किसी ने। क्यों? क्योंकि वहां पर इतने बढ़िया चेंजेस हो चुके थे और वो चेंजेस से कंजर्वेटिव्स खुद सीखने वाले थे, राइट। फिर ये जो नदर्न इटली था, इट केम अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रिया, राइट। यहां पर पढ़ लो एक बार, ठीक है। तो दे लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड अनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion। ठीक है, सीरीज ऑफ स्टेट्स को लगा दिया गया यहाँ पर फ्रांस के आसपास, ताकि ये फर्दर एक्सपैंड ना कर पाए, राइट। जेनोआ को ऐड कर दिया गया टू पिडमंट इन द साउथ, राइट। प्रूशिया को कुछ इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज दे दी गई वेस्टर्न फ्रंटियर्स में। ऑस्ट्रिया को कंट्रोल दे दिया गया नदर्न इटली का, राइट। फिर आप देखेंगे तो जर्मन कन्फेडरेशन जो था 39 स्टेट्स का, विच वाज सेटअप बाय नेपोलियन, वाज लेफ्ट अनटच्ड। इन द ईस्ट, अब ईस्ट में आ जाओ इस तरफ में, तो जो रशिया था वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, व्हाइल प्रूशिया वाज गिवन पोर्शन ऑफ सेक्सनी। तो जो रशिया था उसको ये वाला जो पार्ट है पोलैंड का, वो रशिया को दे दिया गया, जो कि नेपोलियन जीता हुआ था, है ना। फिर जो मेन इंटेंशन था वो था कि मोनार्की को रिस्टोर किया जाए, दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन, एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ आया? जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट, ठीक है। फिर जो थर्ड चेंजेस इन्होंने किया वो ये था, ये इनका थर्ड चेंज था, ये आप इनका फोर्थ पॉइंट है, राइट। थर्ड चेंजेस इन्होंने ये किया, कंजर्वेटिव रेजिम्स आफ्टर 1815 दे बिकेम वेरी ऑटोक्रेटिक, ये और मनमानी करने पे आ गए, राइट। और ये डिसेंट सपोर्ट नहीं करते थे। डिसेंट मतलब डिसेंटिंग आर्ग्यूमेंट, मान लो आपने कोई पॉइंट रखा, ठीक है, और आप नहीं चाहते कि कोई आपके खिलाफ बोले, तो दैट इज डिसेंटिंग आर्ग्यूमेंट। दो इट इज कंस्ट्रक्टिव, आपको फीडबैक चाहिए नहीं, नहीं नहीं मुझे मत बता क्या चाहिए, मुझे मेरे को मत बता क्या करना है, मेरे को पता है, ठीक है। तो दैट इज, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग डिसेंटमेंट, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, ये समझ रहे हैं ना हम लोग अभी। तो जो कंजर्वेटिव रेजिम्स थी, ये लोग ऑटोक्रेटिक रूल, बहुत ज्यादा ऑटोक्रेटिक हो गए, एंड सप्रेशन ऑफ डिसेंटमेंट। गोल्स क्या था ये कंजर्वेटिव गवर्नमेंट का? ये चाहते थे मोनार्की को मेंटेन करा जाए, ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, रेवोल्यूशनरीज जो थे इनको ये क्रश कर दिया जाए। क्रिटिसिज्म और डिसेंट नहीं, हमें मत बताओ क्या करना है। अब यही कंट्रोल करते थे लोग क्या बोलेंगे और क्या लिखेंगे। न्यूज़पेपर भी यही प्रिंट कर रहे हैं, बुक्स, गाने, ठीक है। तो सारी चीजें इन्होंने बैन कर दिया। क्या क्या आइडियाज को सप्रेस किया? लिबर्टी वॉज सप्रेस्ड, फ्रीडम वॉज सप्रेस्ड, अब कोई इक्वालिटी नहीं मिलेगी, चलो जाओ घर, ठीक है। डेमोक्रेसी को सप्रेस कर दिया गया। डेमोक्रेसी को अक्सर ना नेशनलिज्म के साथ देखा जाता है, जहां भी नेशनलिज्म यूज होगा वहां आप देखेंगे साथ ही साथ आप डेमोक्रेसी को भी यूज कर सकते हैं, राइट। फिर आप देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड, जो मेमोरी थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, कहीं ना कहीं इट स्टिल कंटिन्यूड टू इंस्पायर्ड लिबरल्स, राइट।
जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था वो लिबरल्स उससे काफी इंस्पायर्ड थे, इसलिए जो फ्रीडम ऑफ प्रेस था एंड द क्रिटिसिज्म ऑफ कंजर्वेटिव ऑर्डर, ये एकदम ही सख्त खिलाफ थे इस चीज के। और इस चीज का इन्होंने बहुत ज्यादा इस चीज को हाईलाइट किया, इस पर्टिकुलर पॉइंट को। तो लिबरल नेशनलिस्ट लोग वापस से डिमांड करना चालू किए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द प्रेस। ये तो हालांकि नेपोलियन भी इस चीज को ले आया था, है ना, इसलिए नेपोलियन हारा भी, राइट। प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल राइट्स एंड ऑफ कंजर्वेटिव रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि यही आइडियाज को सप्रेस किया गया था। तो जो मेमोरी थी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, नॉनदलेस इट कंटिन्यूड टू इंस्पायर लिबरल्स। वन ऑफ द मेजर इशू टेकन बाय द लिबरल नेशनलिस्ट, एक जो मेजर इशू उस टाइम पे हाईलाइट किया गया था वो था टू क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ द प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस को जो इन्होंने दबाया, सप्रेस किया, वो इसको इन्होंने काफी हाईलाइट किया। जाहिर सी बात है, बेचारे बोल नहीं पाएंगे तो कहीं ना कहीं तो निकालेंगे ना, पागल हो जाएंगे ना, बोलने ही नहीं दे रहे ये लोग तो, राइट। तो हम लोगों ने टॉपिक 3 भी समझ लिया है अभी तक, ठीक है। अब इनको क्रश कर दिया गया, इनकी फील्डिंग सेट हो गई, इनकी लिबरल नेशनलिस्ट लोगों की फील्डिंग सेट हुई, तो जाहिर सी बात है ये बागी हो जाएंगे इसके बाद, है ना। और अब ये इनकी फील्डिंग सेट करेंगे, इनकी कंजर्वेटिव्स की, मोनार्क्स की, राइट। अल्टीमेट गोल क्या था इनका? टू रिस्टोर मोनार्की, है ना, कंजर्वेटिव्स का। अब कंजर्वेटिव लोगों ने लिबरल नेशनलिस्ट लोगों की फील्डिंग सेट कर दी आफ्टर नेपोलियन लॉस द बैटल, राइट। अब लेटर ऑन कहीं ना कहीं इन लोग रिवेंज तो लेंगे, बदला तो लेंगे, और इनके पास ठीक ठाक पैसा भी आ गया है। जिस आदमी के पास पैसा है तो उसकी बगावत को ठीक ठाक वो भी मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा, है ना। तो ये आप लोगों को जो टॉपिक है ये पूरा बगावत से रिलेटेड है और ये आप लोगों को समझना है। तो आप लोगों ने अभी तक आफ्टर मैथ ऑफ 1815 पढ़ा। अब आप देखेंगे कि कैसे ये लोग रिवेंज लेते हैं, कौन? लिबरल नेशनलिस्ट लोग कैसे रिवेंज लेंगे, ठीक है। यहां पर आप एक और चीज समझेंगे बेटा कि रेवोल्यूशनरी होने का डेफिनेशन क्या होता है, अल्टीमेटली रेवोल्यूशनरी होना मतलब क्या होता है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, राइट। अल्टीमेटली आप समझ रहे हैं यहां पर रेवोल्यूशनरी होना मतलब क्या होता है। फिर आप यहां पर एक 24 साल के उस लड़के से मिलते हैं जिसने पूरे यूरोप की नींव हिला दी थी, राइट। उसके आइडियाज इतने तेजी से स्प्रेड हो रहे थे, उसके विचार इतने बागी थे कि हर कोई उससे इन्फ्लुएंस हो जा रहा था। एंड द गाय इज ग्यूसिपी मजीनी, राइट। ये वहां का सावरकर था, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि ये जो नेशन स्टेट थे उनको ये बोला कि नेशन स्टेट जो है वो नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड है, डेफिनेटली ये नेशन स्टेट को सेक्रेड बना दिया। या तो आप हमारे साथ है या तो हमारे खिलाफ है, आप बीच में नहीं आ सकते, राइट। तो जो भी ये रेवोल्यूशन ज्वाइन करेगा अल्टीमेटली वो नेशन स्टेट को सेक्रेट समझेगा और तब वो लड़ेगा, राइट। ये नहीं कि कहीं कहते हैं नहीं यार ऐसा तो है बट ये भी ठीक है वो ठीक है, नहीं नहीं, डिप्लोमेसी नहीं चाहिए अब हमें, राइट। इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, आप न्यूट्रल नहीं है यहाँ पर। तो ये नेशन स्टेट्स को एक नेचुरल यूनिट बोल दिया ऑफ मैनकाइंड, राइट। और जाहिर सी बात है इसको नेचुरल यूनिटी बोल रहे तो ऑन द अदर हैंड जो एम्पायर्स थे वो आर्टिफिशियल हो गए, है ना, राइट। फिर ये इटली को यूनिफाई करने की बात करता है, राइट। फिर आप देखेंगे कि सीक्रेट सोसाइटीज भी ये बनाता है, राइट, अपने गोल को पूरे करने के लिए। यंग इटली एंड यंग यूरोप, राइट, ये दो सीक्रेट सोसाइटीज आपको देखने को मिलते हैं यूरोप में, राइट। तो रिवोल्यूशनरी होने का क्या मतलब होता है उस टाइम, अपन ये समझ रहे हैं। टू बी रिवोल्यूशनरी एट दैट टाइम इट मेंट टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म्स, जितने भी टाइप के मोनार्कियल फॉर्म्स होते थे, एब्सोल्यूट पावर को, राइट, अगेंस्ट होना, यही है उस टाइम मोनार्की, रेवोल्यूशनरी होना, राइट। अब रेवोल्यूशनरी के भी अपने अपने डेफिनेशन होते हैं, है ना भैया। तो पहले आपको इसका मीनिंग भी तो समझना पड़ेगा, ये क्या कहना चाह रहे हैं, राइट। स्पेशली कौन से मोनार्कियल फॉर्म्स विच वाज स्टेब्लिश्ड आफ्टर द वियना कांग्रेस 1815 में जो ट्रीटी हुई थी, उसके बाद जो भी मोनार्कियल रिफॉर्म्स आए थे, फॉर्म्स आए थे, उनको सबको खारिज कर दो, राइट। उनके अगेंस्ट में ही स्टैंड होना रेवोल्यूशनरी होना है। वन सच इंडिविजुअल वाज गिसेपी मजीनी, जिसके बारे में अभी मैंने इंट्रोड्यूस किया आपको। ये जेनोआ में बॉर्न हुए थे 1807 में। ये है भैया आपके गिसेपी मजीनी, राइट। द फाउंडिंग ऑफ यंग यूरोप इन बर्नी, ये यंग यूरोप जो सोसाइटी बनाया था इन्होंने, काफी बढ़िया है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे अभी, राइट। तो ये बेसिकली एक मेंबर बना ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी। कार्बोनरी बेसिकली उस टाइम का रेवोल्यूशनरी नेटवर्क था, सीक्रेट नेटवर्क था, राइट। तो इट वाज सेट
ही वाज सेंट इनटू एक्साइल फॉर अटेम्प्टिंग रेवोल्यूशन, राइट। एक जब इन्होंने एक बार कार्बनरी में उस जगह पे जब इन्होंने अपना रेवोल्यूशन अटेम्प्ट किया, तो जाहिर सी बात है एक्साइल में भेज दिया गया इन्हें। एक्साइल जो होता है वो पॉलिटिकल पनिशमेंट होता है, जस्ट अ सेकंड, अज्ञातवास में भेज दिया इन्हें, राइट। एक्साइल जो होता है ना बेटा, वो उसको बोलते हैं पॉलिटिकल पनिशमेंट, राइट। जब भी कोई बड़ा लीडर कोई गलती करता है तो आप उसको डायरेक्ट मार नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास ना मासेस का सपोर्ट होता है, ही इज बैक्ड बाय मासेस, राइट। आप उसको मार दोगे ना तो लोग बगावत कर देंगे, रेबेल कर देंगे, और फिर मासेस को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट। तो उसके पास कहीं ना कहीं लेजिटिमेसी आ जाती है। इसलिए किसी भी बड़े लीडर को आप क्रश नहीं करते हैं। उन्हें या तो आप किसी एक्सीडेंट में मरवा देंगे, राइट, या तो आप कभी उन्हें अ, ऐसा मतलब अपाहिज कर देंगे, हेल्पलेस कर देंगे कि वो आगे चल के कुछ कर ना पाए। बट आप उनको डायरेक्ट उनकी हत्या नहीं कर सकते, पॉलिटिकल मर्डर नहीं कर सकते उनका, राइट। तो उनको एक्साइल में भेज दिया गया। बट एक्साइल में भेजने से क्या हुआ, ये बहुत बहुत बड़ी गलती थी उनकी एक्साइल में भेजना। एक्साइल में भेज दिया कहीं दूसरी जगह, सपोज वो इटली में काम कर रहे थे अभी, तो इटली से सपोज उन्हें फ्रांस भेज दिए, या फिर सपोज ऑस्ट्रिया ही भेज दिए, तो अब ये वहां बैठ के चुप तो नहीं होंगे। भले एक्साइल में अज्ञातवास में दूर भेज दिए किसी दूसरे कंट्री में, अब वहां से ये अंडरग्राउंड होके काम करना चालू करेगा, राइट। अंडरग्राउंड होके काम करना चालू करेगा तो जाहिर सी बात है वहां के लोगों को भी इन्फ्लुएंस करना चालू कर देगा। जहां एक पहले जब वो इटली तक लिमिटेड था, अर्लियर ही वाज ओनली लिमिटेड टू इटली, अब आप उसको अनइंटेंशनली जो चीज पहले नेशनल नेशनल लेवल पे हो रही थी, अब वो इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गई है, राइट। तो आप इसलिए सोच को आप नहीं मार सकते, है ना, राइट। नाउ ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड टू मोर सोसाइटीज, ये दो और सोसाइटीज लेके आया, यंग इटली और यंग यूरोप। अर्लियर ही वाज अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बनरी, राइट। फिर उसने यंग इटली और यंग यूरोप करके दो सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। यंग इटली इसने मर्सलीज में बनाई और यंग यूरोप ये बर्नी में बनाता है, राइट। सी यंग इटली was founded in Marseilles. It was dedicated to unification of Italy and revolutionary nationalism. यंग इटली का जो पर्पस था वो सिर्फ इटली को यूनिफाई करना था, राइट, और फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रेस को वापस लाना था, पर्सनल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, और ये जो कंजर्वेटिव जितने रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हुए थे इनको हटाना था, राइट। बट यंग यूरोप जो था ना वो थोड़ा डिफरेंट था, राइट। वो इंटरनेशनली ट्रांसनेशनल फैल चुका है, राइट। और ये दिस वाज जॉइंड बाय यंग एजुकेटेड मेन, पढ़े लिखे लोग इसको ज्वाइन करने लग गए भाई, ठीक है, लाइक माइंडेड यंग मेंस, राइट। कहाँ कहाँ के लोग, पोलैंड फ्रांस इटली एंड द जर्मन स्टेट्स, ये अब इंटरनेशनली ये अपने विचारों को फैला रहे थे। मजीनी ये बिलीव करते थे that God had intended nations to be the natural unit of the mankind, राइट। अब ये सीधा भगवान से ही जोड़ दिए, राइट, जस्ट सेकंड, नेशन स्टेट्स को ये सीधा भगवान से जोड़ दिए। ये थोड़ी सी बड़ी इनकी गलती थी, ठीक है। यहीं से देखो कैसे ये मिलिट्री का फॉर्म लेता है, यहाँ से मिलिटराइज हो जाती है चीजें, है ना। क्योंकि अर्लियर ये चीजें जो थी ये सिर्फ एक गुड आइडिया के तौर पे थी, राइट। अब जब आप किसी चीज को भगवान से जोड़ देते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है वो चीज सेक्रेड हो जाता है, और फिर लेटर ऑन वो भी क्रिटिसिज्म टॉलरेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो चीज तो सेक्रेड हो चुकी है, right? इसीलिए कभी भी कोई चीज को आपको सेक्रेड नहीं बनाना है, स्पेशली पब्लिक इंस्टीट्यूशन को। उस चीज से फिर आप क्रिटिसिज्म टॉलरेट नहीं करते ना, उसके खिलाफ बायसनेस आ जाती है, राइट। एनीवेज, बट ये जो बोला था इन्होंने वो इसलिए बोला था क्योंकि जो फ्रीडम है वो बिना यूनिटी के आ नहीं सकती थी। तो ये सीधा बोले कि जो इटली है वो ये इट कैन नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम, इट नीड टू बी फॉर्स्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक, तभी हमको पॉलिटिकल फ्रीडम मिल सकती है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जब तक पॉलिटिकल यूनिटी चाहिए टू हैव फ्रीडम, आजादी तभी मिलेगी जब यूनिटी आएगी, जब आप ये जो छोटे छोटे पैच वर्क्स में इटली डिवाइडेड है, राइट, उसको हमको एक करना ही पड़ेगा, ठीक है। अ पैच वर्क ऑफ स्टेट्स एंड किंगडम नीड टू बी मेड इनटू वन नेशन, राइट। तो दिस यूनिफिकेशन कुड अलोन बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी, राइट।
फिर फॉलोइंग हिज मॉडल्स, इसी के मॉडल्स को फॉलो करते हुए बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटी सेटअप की गई जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में एंड पोलैंड में। और ये जो मजनी का रिलेंटलेस अपोजिशन था वो पीछे ही नहीं हट रहे थे टू मोनार्की एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। दिस फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव। भाई वो नींव हिला के रख दिए थे। ठीक है, तुम देख रहे हो कितना डेडिकेटेड था वो आदमी, राइट। मेटरनिच, ड्यूक मेटरनिच, जिस ऑस्ट्रिया का चांसलर, he described him as the most dangerous enemy of our social order। जाहिर सी बात है मेटरनिच एक तरफ ऑर्डर्स को प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं, एक तरफ मजीनी फ्रीडम की बात कर रहे हैं, तो ये तो ऑर्डर वर्सेस फ्रीडम हो गया ना यहाँ पर। समझ आया? तो भाई ये पूरा का पूरा आइडिया था अभी तक। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि कैसे नेशनलिज्म आया, नेशन स्टेट्स की डिमांड किसने रखी, राइट, मिडिल क्लास ने रखी, है ना, एक राइज ऑफ न्यू क्लास हुआ, राइट। फिर हमने देखा कि अल्टीमेट गोल इनका लिबरलिज्म है, इकोनॉमिक लिबरलिज्म हमने पढ़ा, राइट। फिर हमने देखा कि एक छोटे से समय के लिए 1815 में अगर आप देखेंगे, है ना, 1815 में से पहले 1790s 9 से लेकर 1815 तक इन लोग ठीक ठाक एक शॉर्ट पीरियड के लिए इन लोग पावर में आते हैं, बट लेटर ऑन विद डिफीट ऑफ नेपोलियन ये लोग बैकफुट में चले जाते हैं और फिर से मोनार्की आ जाती है। मोनार्की इनके लिए फील्डिंग सेट कर देती है और फिर उसके खिलाफ ये लोग बगावत करते हैं, रेवोल्यूशंस करते हैं, राइट, क्योंकि इन लोग के पास ठीक ठाक इस टाइम तक पैसा आ रखा, राइट। जो टॉपिक 3 है उसमें आप पढ़ेंगे कि रेवोल्यूशन होते कैसे हैं, किया कैसे जाता है, ठीक है, उसको आप डिटेल्स में समझेंगे और फिर प्रेजेंट डे से जब आप रिलेट करेंगे तब आपको समझ आएगा कि चीजें क्या हो रही है हमारे वर्ल्ड में। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ आया। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक 3 को समझेंगे, ठीक है, रेवोल्यूशनरीज के बारे में, रेवोल्यूशंस जो हुए 1830 से 1848 तक, उसको आपको बड़े डिटेल में बहुत अच्छे से समझ आएगा। रोमांटिसिज्म क्या था, हंगर, हार्डशिप्स एंड रिवॉल्ट्स क्या क्या हुए उस टाइम पे, राइट। तो दिस वुड बी अ वंडरफुल कंटिन्यूएशन, राइट। आई होप कि आप लोग को मजा आया हो। हैव अ गुड डे।